हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपकी तैयारी सीईटी मेंस की अच्छी चल रही है। हम यहाँ पर कर रहे हैं एनवायरमेंटल स्टडीज़ फॉर द सीईटी मेंस एग्जाम, जिसके अंदर आपका टॉपिक नंबर 6 रहने वाला है। आज वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन के बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सिलेबस में रिसोर्सेज के बारे में एक्सप्लेन करके दिया गया है। आपको सभी रिसोर्सेज को पढ़ना है, टॉपिक्स में अच्छे से लिख करके दिया गया है, तो आपने एक भी चीज़ों को यहाँ पर नहीं छोड़ना है। जो हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, इसको मैं 2 पार्ट में कराऊंगी। आपके वाटर रिसोर्सेज को मैं 2 पार्ट में कराऊंगी। आज पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम बेसिक चीज़ें करेंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाटर रिसोर्सेज होते क्या हैं, वाटर साइकिल को पढ़ेंगे, क्या क्या इश्यूज़ है, और इस जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी इशू है उसके रीज़न को डिस्कस करेंगे। पानी को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं, कैसे इसको कंजर्व कर सकते हैं, और इंडिया को कैसे एड्रेस करना चाहिए अपने पानी के संरक्षण से संबंधित जो इशू है, जो समस्याएं हैं, उसको इंडिया कैसे यहाँ पे एड्रेस कर सकता है। साथ ही गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या शुरुआत यहाँ पर पानी को कंजर्व करने के लिए की गई है, उन सभी चीज़ों को आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो के अंदर हम जितने भी एक्ट बनाए गए हैं पानी के लिए, आपके नेशनल और इंटरनेशनली, सारी चीज़ों को अच्छे से, जितने भी नियम कानून संस्थाएं जो कुछ भी है, वो सभी अगली वीडियो में हम कवर करेंगे, जो कि आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो एक वीडियो में कवर ना करके हम 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे। क्लासेस आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक करके जाइए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आपको यहाँ पर सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एंड आई थिंक आप सभी इस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, पानी जो है, आपके रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो आपके बेसिक जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई करते हैं। जो भी आपके बेसिक काम होते हैं वो आप कैसे करते हो, आप इन्हीं संसाधनों से करते हो। तो इसके अंदर पानी आपकी मूलभूत एक आवश्यकता हो जाती है। बिना पानी के कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो पानी जो है, वाटर रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रेफर्स टू द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ वाटर दैट आर पोटेंशियली यूजफुल एज द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। देखिए, पानी की अगर बात करें तो अर्थ के ऊपर जो पानी है वो 97% जो पानी है अर्थ का, वो मेनली कैसा है, सोल्टी वाटर है। ठीक है, मेनली कैसा है, खारा पानी आप इसको कह सकते हो। कि पूरा 100% अगर पानी है तो उसका 97% कैसा है, सोल्टी वाटर है, जो कि आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ना आप पी सकते हो, ना आप अपने घरेलू पर्पज़ के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ 3% पानी है वो आपका फ्रेश वाटर है, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इस फ्रेश वाटर में के अंदर जो आपका 2/3 जो पानी है वो आपका जमा हुआ है, फ्रोजन रूप में है, फ्रीज रूप में है, किसमें, ग्लेशियर में। ठीक है, और आपके पोलर आइस कैप्स में, यानी कि 2/3 हिस्सा ग्लेशियरों में और ध्रुवीय बर्फ की चोटियों में आपका जमा हुआ है। ये आपका फ्रोजन फॉर्म में है 2/3 हिस्सा। इसके बाद जो आपका रिमेनिंग पानी बच जाता है, जो कि बहुत कम है, आपका जो रिमेनिंग पानी बच जाता है वो आपका फ्रेश वाटर है, जिसके ऊपर हम सभी का जीवन निर्भर कर रहा है। ठीक है, ये जो फ्रेश वाटर है ये आपका रिमेनिंग है, 1/3 जो हिस्सा है ये। तो जो रिमेनिंग फ्रोजन वाटर है, जो आपका 1/3 रिमेनिंग हिस्सा बच गया है, इसके ऊपर मेनली हमारा जो जीवन है वो टिका हुआ है। मेनली हम लोग इस पे सर्वाइव करते हैं, और ये ग्राउंड वाटर में भूजल के रूप में पाया जाता है। और जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो कहाँ पर मिलता है, अबोव द ग्राउंड और इन द एयर। आपको एटमोसफेयर में या फिर आपको जो ग्राउंड का जो सतह है उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो ये वो पानी है जिसके ऊपर हमारा जो फ्यूचर है, जिसके ऊपर हम सर्वाइव करते हैं, हम अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर चाहे आप पीने के लिए लगा लीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो 97% जो पानी है वो आपका सोल्टी वाटर है, जो हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है। बाकी जो 3% है उसके अंदर जो आपका 2/3 हिस्सा है वो आपका ग्लेशियरों में या फिर पोलराइज कैप्स में आपका जमा हुआ है। और जो बचा हुआ आपका 1/3 है वो आपका मेनली किसके, आपके यूज़ का है। तो बहुत ही कम परसेंट जो पानी है वो हमारे यूज़ का है, और ये भी हमने अभी नहीं छोड़ा है। हमारे लिए ये भी बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। तो पानी की जो दिक्कत है वो हमारे सामने अब आन खड़ी हुई है, इसको हम फेस कर भी रहे हैं। द 3 मेन सोर्सेज ऑफ वाटर आर, जल के 3 मुख्य स्रोत कौन से हैं। तो हमारे जो मेन सोर्सेज है जल के, वो आपका सबसे फर्स्ट है रेन वाटर, बारिश का पानी। बारिश का पानी हम लोग अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने पढ़ा होगा, इसको मैंने पढ़ाया भी है अपने ईवीएस की प्लेलिस्ट में। आप उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे तो आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक वीडियो मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर अच्छे से समझाया आप कैसे उसको हार्वेस्ट कर सकते हो पानी को। तो रेन वाटर यानी कि बारिश का पानी है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम ये चीज़ करने लग जाएँ, रेन वाटर हार्वेस्ट अगर हम करने लग जाएँ, बारिश का पानी अगर हम अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने लग जाएँ, तो कहीं न कहीं जो भूजल में जो गिरावट आ रही है, जो हमारा पानी कम होता जा रहा है, वो हम उसको कंज़र्व कर सकते हैं। तो एक मेन हमारा स्रोत है पानी का, आपका रेन वाटर है, ठीक है? थोड़ा-सा हम इसको फ़िल्टर करके अपने घरेलू पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड है आपका ग्राउंड वाटर, जो कि आपका वाटर बॉडीज लाइक वेल, यानी कि आप जो अपने घरों में अगर पहले हम क्या करते थे, अपने पानी पीने के लिए हम इस भूजल का इस्तेमाल करते थे। राइट ना हमारे पीने के लिए ये नहीं बचा है, अभी ये पॉल्यूट होता जा रहा है, ठीक है। तो जो भूजल है आपका, वो आपका एक वाटर बॉडी हो जाता है, जो कि आप कुएं से निकालते हो, ठीक है, झरने वगैरह से, तो वो आपका ग्राउंड वाटर हो जाता है। उसके बाद आपका तीसरा है जो कि सरफेस वाटर है, जो कि आपके जो आपका सतह है, जो ग्राउंड है, उसके ऊपर बहता रहता है, वो पानी की बात किया जा रहा है। जिसमें आपकी कौन कौन से वाटर बॉडीज आ जाते हैं, जिसमें आपके रिजर्वियर्स, जिसमें आपके जलाशय आ जाते हैं, नदियाँ आ जाती है, झरने आ जाते हैं, तालाब, झील, और जो टैंक आप बना करके रखते हो वो टैंक आ जाते हैं। तो ये आपका सरफेस वाटर है, ठीक है। तो ये तीन आपके सोर्सेज है पानी के, इस तीन सोर्सेज को आपने अच्छे से याद रखना है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का वीडियो आपने ज़रूर देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एवरी ईयर, अब वर्ल्ड वाटर डे आपको पता होना चाहिए है। हर साल वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को अभी भी मनाया गया है 2023 में। और ये किस लिए मनाया जाता है कि पानी का जो कंजर्वेशन है, पानी का जो संरक्षण है, उसके प्रति हम लोग जागरूकता बढ़ाएं, उसके प्रति जो अवेयरनेस है वो लेकर के आएँ। और इसको किसके द्वारा प्रपोज किया गया है? यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको प्रपोज किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। इस साल जो 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है, उसकी थीम आपको पता होनी चाहिए है एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है। एक्सेलरेटिंग चेंज, पानी को कंजर्व करने के लिए हम कितना जल्दी परिवर्तन कर सकते हैं, हम अपने चेंज को एक्सेलरेट कर सकते हैं, शीघ्र परिवर्तन आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो आपका थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज, ठीक है। और चेंज किसके लिए? आपके पानी को कंजर्व करने के लिए, आपकी जो पानी की जो स्कार्सिटी है, जो आपकी जो पानी में कमी आ गई है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए। तो आपका थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज आपका थीम था इस साल। और 2.5% वाटर है वो सिर्फ फ्रेश है। 2/3 जो पानी है पॉपुलेशन, 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हम 2025 तक पानी की समस्या को जो है झेल सकता है। पूरे वर्ल्ड का जो 2/3 पॉपुलेशन है वो 2025 तक पानी की समस्या को झेलने वाला है, ठीक है। 75% ऑफ ए लिविंग ट्री इज वाटर, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से ध्यान में रख लेनी है। फिर हम पढ़ेंगे वाटर साइकिल क्या होता है। देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, ऐसे गोल, मतलब आप ऐसे कर मान के चल सकते हो कि कोई चीज़ अगर यहाँ से स्टार्ट हुई है तो वो फिर से आकर के यहीं पे ही मिलेगी, यहाँ से स्टार्ट करिए तो फिर से आकर के यहीं पे मिलेगी। तो यहाँ पर पानी का जो जो जल चक्र है उसका मतलब क्या है? जल चक्र का मतलब है कि जो पानी है वो एक जगह पर ठहरता नहीं है, वो मूव करता रहता है। और पानी की जो साइकिल है, वाटर साइकिल है, इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी बोलते हैं। जल विज्ञान चक्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि पानी कभी भी मूव नहीं जो है स्टॉप नहीं करता मूव करना। वाटर साइकिल जो है एक प्रोसेस के साथ, एक कंटिन्यूअस मूवमेंट जो है पानी का चलता रहता है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? कंटिन्यूअस मूवमेंट वाटर का फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इज यूजुअली कैरिड आउट इन 4 डिफरेंट स्टेजेस। 4 डिफरेंट स्टेजेस में ये जो जल चक्र है ये पूरा चलता रहता है। मैं आपको अगर सिंपल तरीके से इस जल चक्र को एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए यहाँ से आपका ये ग्राउंड है, और ग्राउंड से आपका पानी जब गर्मी होती है, जो सूर्य की जो किरणें आती है उसकी वजह से आपका जो गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो पानी जो है वो वाष्प बन करके आपका क्या है ऊपर उड़ जाता है। और ऊपर उड़ करके कहाँ पर आता है? यहाँ पर क्लाउड बनाता है, बादल बनाता है। और जब बादल बनाता है तो उसके बाद जैसे ये वाष्पीकरण है, जो पानी की जो वाष्प बन के ऊपर उड़े हैं, ये बाद में ठंडे होने लगता है, और ठंडा होने के बाद बूंद बन करके नीचे आता है पानी, और नीचे आकर के आपके सरफेस के ऊपर आता है, और सरफेस के ऊपर आकर के वो पानी फिर से आपकी वाटर बॉडीज में मिक्स हो जाता है। तो ये साइकिल आपकी ऐसे चलती रहती है, ठीक है। इसी को आप वाटर साइकिल बोलते हो। इसको अच्छे से समझेंगे। ये जो एंटायर साइकिल है इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? सूर्य के द्वारा, सन के द्वारा। बिकॉज सन की वजह से ही, सन से जो ऊष्मा निकल रही है, जो ऊर्जा, जो हीट वेव्स निकल रही है, उसकी वजह से पानी जो है भाप बन के ऊपर जाता है और फिर बादल का रूप जो है लेता है, ठीक है। उसके बाद ही वो कंडेंसेशन होता है कि पानी जो है आपका बूंद की फॉर्म में नीचे आ रहा है, और इसीलिए इसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोला जाता है। इसको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। हिंदी में भी आप इस चीज़ को देख सकते हो। किसी को अगर PDF चाहिए है
तो 7419055279 पर व्हाट्सअप करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको पेड पीडीएफ यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। बहुत सारे कैंडिडेट ने ले लिया, अगर आप भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर आपका सबसे फर्स्ट जो स्टेप आता है वो आपका इवापोरेशन का आता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। जो पानी है वो वाष्प बन रहा है, ठीक है। पानी क्या बन रहा है? भाप बन के ऊपर उड़ रहा है। आपने जब अपने घरों में भी इसको जो है देखा होगा, प्रैक्टिकली भी आपने इस चीज़ को देखा होगा। जब हम पानी को गर्म करते हैं और जब मान लीजिए हमने किसी भी बर्तन में पानी को गर्म किया, ये हमने ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, तो जब ये पानी गर्म होता है तो ये पानी उबल करके और ये क्या है, भाप बन के इस प्लेट के पास चिपक जाता है और इसके जो किनारे हैं इस बर्तन के, यहाँ पर भाप बन के आ जाता है। जैसे ये पानी, जब हम गैस बंद करते हैं और जैसे ये पानी थोड़ा सा कूल डाउन होता है, तो ये जो भाप बन के पानी यहाँ पे चिपका था, ये कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो कूल डाउन होना स्टार्ट हो जाता है इसको कंडेंसेशन बोला जाता है, ठीक है। और ये जो भाप बना था इसको इवापोरेशन बोला जाता था। तो ये जैसे ही कूल डाउन होगा वो फिर से पानी यहाँ से रिस के इसी वाटर के अंदर आकर के मिक्स हो जाता है। जब आप इस प्लेट को हटाते तो आपने देखा होगा प्लेट के नीचे बहुत सारा पानी इकट्ठा रहता है और वो नीचे गिरता रहता है। तो वो क्या प्रोसेस है? वो आपकी कंडेंसेशन की प्रोसेस है। यही चीज़ आपका वाटर साइकिल के ऊपर चलता रहता है, ठीक है। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इवोपरेशन में क्या होता है? जो हीट निकली है सन से वो हीट अप करती है वाटर को फ्रॉम ओशियंस। जितने भी आपके वाटर बॉडीज है, चाहे फिर वो रिवर हो, लेक्स हो, ओशियन हो, तालाब हो, कुछ भी हो, टैंक हो, तो वहाँ से जब आपकी जो हीट वेव जो सन से निकल रही है वो उस पानी को क्या करती है? हीट अप करती है और उसकी वजह से पानी इवोपरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। भाप की फॉर्म में पानी ऊपर राइज अप होता है और क्या बनाता है? बादल बनाता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये आपकी इवोपरेशन की प्रोसेस कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है कि जो आपका पानी है वो वाष्प बन करके राइज अप हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? फिर होगा आपका जो वाटर पेपर है वो कूल डाउन हो जाता है और बादलों से क्या होता है? कूल डाउन होने के बाद वो नीचे बूंदों की फॉर्म में आता है। तो ये जो कूल डाउन होने की प्रोसेस है इसको कंडेंसेशन बोला जाता है। उसके बाद पानी कूल डाउन होने के बाद बूंद की फॉर्म में जब नीचे आता है, कूल्ड वाटर वेपर इन द क्लाउड्स फॉर्म ड्रॉपलेट्स, ठीक है, बूंद की फॉर्म में, और रिलीज होता है बैक टू द अर्थ सरफेस। नीचे आपके सरफेस पे फिर से बूंद की फॉर्म में जब नीचे रिलीज होता है तो इसको बोला जाता है प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? प्रेसिपिटेशन, वर्षा इसको बोला जाता है। बूंद की फॉर्म में नीचे आता है और नीचे आने के बाद जब नीचे सतह पर आता है, नीचे सरफेस पर आता है, उसके बाद वो पानी बह करके, ठीक है, रन ऑफ मतलब बहना, बह करके वो वापस से किस में चला जाता है? वो आपकी जो भी नदियां हैं, जो तालाब है, कुएं है, समुद्रों में वापस से चला जाता है और फिर से वो पानी ऊपर उड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये साइकिल यहाँ पर नीचे बना करके भी दिखाई है कि यहाँ से जब आपकी हीट वेव निकलती है सन से तो पानी आपका ऊपर जाके इवापोरेट होता है। यहाँ पर आपका बादल बनाया, फिर यहाँ पर कंडेंसेशन हुआ, कूल डाउन होने के बाद पानी आपका ड्रॉपलेट्स फॉर्म में, बूंदों की फॉर्म में आपका नीचे आ गया और नीचे आने के बाद ये सरफेस रन ऑफ यानी कि पानी बहता हुआ फिर से किसके पास चला गया? आपकी जो भी वाटर बॉडीज है उसके अंदर मिक्स हो गया। तो ये आपका वाटर साइकिल है कि पानी जो है वो एक जगह नहीं टिकता है, वो मूव करता रहता है, वो एक साइकिल बना करके चलता है, एक चक्र बना करके चलता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद बात करते हैं एड्रेसिंग द इशू ऑफ वाटर स्कार्सिटी। देखो वाटर स्कार्सिटी का क्या मतलब है? पानी की कमी, मतलब जी जो भी आपकी डिमांड है पानी की, ठीक है, आपकी डिमांड और आपका जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं क्या है? बराबर नहीं है। आपकी जितनी डिमांड है उतना आपका सप्लाई नहीं हो पा रहा है, वो आपकी क्या है? वो आपकी वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी है। पानी की कमी कब होगी? भाई जितनी आपकी डिमांड है, जितना आपको पानी चाहिए उतना आपको मिल नहीं रहा है, तो वो आपकी वाटर स्कार्सिटी है। तो इसके साथ ही अगर हम कुछ फैक्चुअल चीज़ों को अगर डिस्कस करें तो एक यूएस बेस्ड वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, अमेरिका स्थित वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो भारत में रहने वाले लगभग 54% लोग पहले से ही पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, हम ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, पानी की जो कमी है इस चीज़ को फेस कर रहे हैं और अपने खुद की वजह से ही फेस कर रहे हैं, हमारी खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से ही हम लोग इसे फेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे अपने रीजंस हैं जिसको हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो एक रिपोर्ट है जिसने बताया इंडिया के अंदर 54% लोग ऑलरेडी इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। सिमिलरली एक और रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट है, एक विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई है। इसका कहना यह है कि 2030 तक प्रति व्यक्ति पानी की जो औसत उपलब्धता है 1588 क्यूबिक मीटर, 2030 तक ये घट करके इससे भी आधी हो जाएगी। यानी कि पहले जो 1588 क्यूबिक मीटर हमारी औसत उपलब्धता थी पानी की प्रति व्यक्ति, वो इससे घटकर भी आधी से भी कम हो जाएगी, इसके आधे से भी कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक सीरियस कंसर्न है, ठीक है, ये आपने थोड़ा सा देख लेना है।
दूसरा एक स्टडी है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पानी के ऊपर, बाय द वर्ल्ड बैंक 2016। इसने एक पहले ही वार्निंग जारी करी है कि जो भी कंट्रीज पानी की कमी से जूझ रहे हैं वो अपने जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% क्या कर सकते हैं 2050 तक लूज कर देंगे। ठीक है, यानी कि ऐसे देश जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं वो 2050 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का 6% तक क्या कर देंगे, खो देंगे। तो ये सीरियस कंसर्न है जो कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स में हमें बताया जाता है। आप भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर अवेयर रहा करें। एज द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अवर कंट्री इज स्टिल हैवीली डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। देखिए हम लोग इंडिया के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मेन जो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द पीपल जो काम करते हैं वो क्या है, हमारा एग्रीकल्चर है। ठीक है, हम लोग खेती करते हैं। आपने यहाँ पर भी देखा होगा, भले ही चाहे किसी के घर में नौकरी हो या फिर किसी के पास कितना पैसा, हम लोग खेती ज़रूर करते हैं। ठीक है, हम अब अगर हम हरियाणा की बात करें या फिर आप अपने ही घर परिवार तक की बात करें तो हम लोग खेती ज़रूर करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम लोग खेती ज़्यादा मात्रा में करते हैं। ठीक है, और जो हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, अगर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें, अगर आर्थिक वृद्धि की बात करें तो वो किस पे ज़्यादा मात्रा में डिपेंड करती है, हमारे कृषि क्षेत्र पर ज़्यादा मात्रा में डिपेंड करती है। और यही कृषि क्षेत्र पानी का 90% जो है हिस्सा कंज्यूम करता है। ठीक है, ये क्या करता है, अबाउट 90% ऑफ वाटर को क्या करता है, कंज्यूम करता है। और इसीलिए इंडिया नीड टू एड्रेस वाटर स्कार्सिटी मोर अर्जेंटली। चूँकि हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा एक्टिव है, हम लोग कृषि क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव है और इसलिए हम लोग पानी का कंज्यूम भी हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। इसलिए अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में इंडिया को ये ज़्यादा एक अर्जेंट तरीके से इस इशू को देखना होगा। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें आपको बताई गई है। अब पानी की जो कमी है इसके रीजंस हैं, इसके कुछ कारण है, ऐसे नहीं पानी कम हो गया, इसके कुछ कारण है। इस कारण को हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहला जो कारण है वो क्या है, चेंजेस इन वाटर स्टोरेज, जल संग्रहण में परिवर्तन। यहाँ पर क्या बात करी गई है कि जो आपके जो लार्ज इरिगेशन डैम्स है यानी कि जो सिंचाई बांधों की संख्या वो आपके इंक्रीज हो गई है। भाई हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा एक्टिव है, हम लोग खेती ज़्यादा करते हैं, तो हमारे लिए जो सिंचाई जो बांध है उनकी संख्या भी अगर 1960 से देखें तो 236 से एनहांस होकर के 5334 हो गई है 2020 तक। और अब तो हम 2023 में हैं तो और भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। इसलिए जो इतना बढ़ने के बाद भी जो वाटर की अवेलेबिलिटी है इन बांधों से वो क्या कर रही है, वो गर्मियों के दौरान भी क्या पूरी नहीं पड़ पाती है, यानी कि जितनी होनी चाहिए उतना भी नहीं हो पाता है। तो जो वाटर स्टोरेज है उसके अंदर बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो ये कहता है कि प्रेनिनियल रिवर्स है। जैसे प्रेनिनियल का मतलब होता है जो हमेशा चलती रहती है, 12मासी नदियाँ इसको बोलते हैं, 12मासी नदियाँ मतलब हमेशा बहती रहती है। तो ये जो रिवर्स है जैसे गंगा, गोदावरी, कृष्णा, ये हमेशा 12 जो मास है यानी कि पूरे साल बहती रहती है। लेकिन स्टिल ये गर्मियों के टाइम में कुछ जगहों पर क्या हो जाती है, ड्राई अप हो जाती है, सूख जाती है। तो ये भी एक इसका रीज़न यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये एस्टिमेट किया गया है कि जो लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदी है उनके अंदर जो भूजल का स्तर है वो सबसे बड़ा ग्राउंड वाटर रिच रिवर बेसिन इसको माना जाता है। ठीक है, यानी कि ये बताया गया कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र में भूजल का स्तर है, जिसे दुनिया में सबसे बड़ा भूजल समृद्ध नदी बेसिन कहा जाता है, ये सबसे रिच रिवर बेसिन है। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो पानी है वो डिक्लाइन हो जाता है, प्रति वर्ष 50 से 20 मिलीमीटर की गिरावट पानी में आती है। तो ये भी एक रीज़न है पानी की कमी का। सेकेंड चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर डिमांड, कृषि मांग यहाँ पर है। भाई हम लोग एग्रीकल्चर पे मैक्सिमम जो है हमारा ध्यान है, हम लोग कृषि करते हैं और 90% जो पानी है वो कंज्यूम करते हैं कृषि के अंदर। तो एक एग्रीकल्चर डिमांड की वजह से भी हम पानी की कमी से जूझ रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स यानी कि जल संसाधन मंत्रालय ने ये एक एस्टिमेट लगाया, एक अनुमान लगाया कि कंट्री का जो टोटल वाटर डिमांड है, टोटल जो पानी की जो डिमांड है वो एक्सीड कर जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी किसके कंपेयर में, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। यानी कि जल संसाधन मंत्रालय ने क्या क्या कहा है कि 2050 तक हमारी जो डिमांड है यानी कि हमें जितना पानी चाहिए वो हमारी डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू अवेलेबिलिटी। यानी कि पानी कम अवेलेबल होगा, पानी तो कम होगा लेकिन हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर हमारी डिमांड बढ़ गई अवेलेबिलिटी से तो फिर हम क्या किस चीज़ से जूझेंगे, हम पानी की स्कार्सिटी से जूझेंगे, पानी की कमी से हम लोग यहाँ पर जूझेंगे। ठीक है, तो ये 2050 तक का डाटा प्रोवाइड किया है। 2050 तक हम इस चीज़ को ज़रूर झेलने वाले हैं। किसकी वजह से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से और पॉपुलेशन इंक्रीमेंट की वजह से। तो ये तो मेन बेसिक एक कारण हो ही गया।
ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। कल्टीवेशन ऑफ मोर वाटर इंटेंस क्रॉप्स, यानी कि हम अधिक जल गहन फसलों की खेती करते हैं। जैसे आप लोग उसको लगा लीजिए चावलों की खेती, ठीक है, धान की खेती आप लगा सकते हैं, हमेशा उसमें पानी खड़ा रखना होता है। तो हम ऐसी खेती करते हैं जिसके अंदर पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। ड्यू टू इनकम और मार्केट रिलेटेड रीज़न, क्योंकि उससे पैसा भी ज़्यादा आता है और उसकी वैल्यू जो है मार्केट में ज़्यादा है। तो जो किसान हैं वो कल्टीवेट कर रहे हैं ऐसी फसलों को उगा रहे हैं जो कि ज़्यादा पानी मांगती है, जिससे उनको आय ज़्यादा हो और बाज़ार में भी उनके अच्छे रेट हो। फॉर एग्जाम्पल बिटवीन 1990 से 1990 से 91 और 2020 से 21, इसके अंतर्गत हमारी जो गन्ने की जो फसल है वो इंक्रीमेंट करके 32% हो गई है। जो धान है वो 6% हमने बढ़ा दी है, और जो केला है वो हमने 1 to 9% यहाँ पर इंक्रीज़ कर दिया। तो हमने ऐसी फसलों को यहाँ पर बढ़ा दिया है जिसका पानी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम करती है। दिस हैज़ लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन डिमांड ऑफ वाटर। इसकी वजह से हमारी जो पानी की डिमांड है वो क्या हो गई है, उसमें तेज़ी से एक मांग आई है, तेज़ी से उसमें बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ रीज़न है। फोर्थ एक रीज़न है पानी की कमी का, वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि पानी जो है किसी एरिया में ज़्यादा है, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा है, और कहीं कहीं पर किसी रीजन में पानी की जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम है। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल नहीं है, असमान वितरण है पानी का, ठीक है। वाटर रिसोर्सेज अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ कंट्री, किसी रीजन में ज़्यादा है किसी रीजन में कम है, ये इसका एक कारण हो सकता है। उसके बाद है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। भूजल का हमने अत्यधिक दोहन कर लिया है, हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल कर लिया है। फिर चाहे हमारे एग्रीकल्चर की बात हो, आपने देखा होगा घरों में समर्सिबल होते हैं, जो मोटरें लगी हुई हैं, तो उनसे हम पानी निकालते हैं और अपने फसलों में देते हैं, ठीक है। तो फसलों से पानी निकलता कहाँ से, आप नीचे ग्राउंड वाटर से ही तो आता है। तो इसका हमने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है, डोमेस्टिक घरेलू पर्पज़ के लिए भी हम लोग जो है पानी यहीं से निकालते हैं। इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो हमारा डिप्लीट हो गया है, यानी कि पानी अब बहुत कम बचा है हमारे इस्तेमाल के लिए। आगे आने वाले टाइम में हमें बहुत समस्या हो सकती है, हमारी जो जनरेशन है उसको समस्या हो सकती है, क्योंकि हम सारा पानी यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। तो ये ओवर एक्सट्रैक्शन है, और ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम कुछ हमारी केयरलेसनेस की वजह से भी है, सेल्फिशनेस की वजह से भी हो रहा है। जैसे एक गाड़ी धुलने के लिए हम लोग आधा आधा घंटा लगा देते हैं, ठीक है, पानी जो है चलता रहता है और हम अपनी गाड़ियाँ आराम से धो रहे हैं। तो ये एक इसका रीज़न हो सकता है, मतलब अवेयरनेस की कमी आप कह सकते हो, और कुछ लोग तो अवेयरनेस होते हुए भी ये चीज़ करते हैं। तो इसलिए ये आप ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसको एक मेन जो है एक रीज़न आप मान के चल सकते हो कि ग्राउंड वाटर का हमने एक्सट्रैक्शन ज़्यादा मात्रा में कर दिया है। दिस हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर पीपल टू एक्सेस वाटर। और इसकी वजह से क्या है कि जो बहुत सारे लोग हैं वो डेली बेसिस पर अपनी जो डेली जो नीड है, जो उनकी जो दैनिक ज़रूरत है उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद एक जो अहम रीज़न है वो आपका पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन से रिलेटेड मैंने आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करवाई हैं। साउंड पॉल्यूशन भी डिस्कस किया है, वाटर पॉल्यूशन भी डिस्कस किया है, ठीक है, सॉइल पॉल्यूशन को भी डिस्कस किया गया है। आप प्लेलिस्ट को खोलना, उसके अंदर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, उनको ज़रूर आपने देखना है। तो पॉल्यूशन, रिवर का पॉल्यूशन, लेक का, यानी कि वाटर का जो पॉल्यूशन है वो एक अहम यहाँ पर मुद्दा हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग पानी ड्रिंकिंग के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। और आज के टाइम में पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया कि हम सिंचाई के लिए भी हम पानी को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो पॉल्यूशन तो है। अब यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया हो, आपने अगर कभी पढ़ा हो कि इंडिया के अंदर हम पहले पीने का पानी कहाँ से करते, हम अपने समरसीबल से पानी निकालते थे, हम अपने घर से बिना आरओ का पानी पी सकते थे। लेकिन आज के टाइम में हम बिना आरओ का पानी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भूजल का जो पानी है वो भी पॉल्यूट हो चुका है, तो वो भी हमारे पीने लायक नहीं बचा। ऑल्दो कई जगहों पर पिया भी जाता है, अभी भी पिया जाता है, बट बचा नहीं है अभी वो पीने के लिए, ठीक है। तो आप भी कोशिश करिए आप अच्छा पानी पिए। तो पोल्यूशन इसका एक अहम जो है रीज़न हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, अर्बन एरिया है, शहरी क्षेत्र है, जो कि अनट्रीटेड वेस्ट को ऐसे ही रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अभी तो गाइडलाइंस इशू करी गई हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ है, वो बिना ट्रीटमेंट के आप अपने वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले प्राइमरी लेवल पर उसको डिस्चार्ज, तो आज के टाइम में ये गाइडलाइंस इशू करी गई कि आप बिना अपने पानी को, जो भी आपका वेस्ट है उसको ट्रीट करें, आप डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ नहीं कर सकते। पहले कर देते थे, जितनी भी फैक्ट्रीज थी वो डायरेक्टली जो आपका वेस्ट था उनका वो सीधे ही नदियों में छोड़ देते थे, तालाबों में छोड़ देते थे, नालों में छोड़ देते थे। लेकिन अभी ऐसा किया गया है कि आप ऐसे डायरेक्टली रिलीज़ नहीं कर सकती हैं, ठीक है। इसकी वजह से पोल्यूशन होता था पानी में, और उसकी अवेलेबिलिटी को भी यहाँ पर कम करता था। तो ये एक रीज़न था। अब जो नीड ऑफ आर है वो क्या है, अब हमारे जो संसाधन है उनका
कंजर्वेशन और उनको मैनेज करना, हमारे पानी के रिसोर्सेज को, वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना और मैनेज करना हमारा नीड ऑफ आवर रह गया, बच गया, हमारे समय की मांग रह गई है कि आज के टाइम में इतनी चीज़ें हो गई है कि अब हमें करना ही पड़ेगा, अपने पानी को संरक्षण प्रोवाइड करना पड़ेगा, हमारा जो पानी है उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा। तो ये नीड ऑफ आवर, ये समय की मांग हो चुकी है, ठीक है, कि अभी आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको और भी ज़्यादा इसके दुखद परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अब उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर होता क्या है, हम लोग कंजर्वेशन ऑफ वाटर बार बार बोल रहे हैं, जल संरक्षण आखिर होता क्या है। तो आपका जो पानी के रिसोर्सेज है उसको कहीं ना कहीं सेफली आप रख सकें, ठीक है, आप उसका इस्तेमाल अच्छे से कर सके बिना उसको एक्स्ट्रा जो है दोहन करते हुए, वो आपका कंजर्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मेनली रेफर्स टू द, हम उसको प्रोटेक्ट कर सके, पानी को प्रिजर्व कर सके और कंट्रोल कर सके, जो हम पानी का यूज़ कर रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर सके, एक लेवल के अनुसार कर सके, ऐसा नहीं है हमने खुला छोड़ा हुआ है। एंड इसके रिसोर्सेज को, तो ये आपका क्या है, जल संरक्षण का तात्पर्य मुख्य रूप से जल, उसके संसाधनों की सुरक्षा करना, संरक्षण करना और उपयोग को नियंत्रित करना है। तो ये आपका कंजर्वेशन है। इट इज़ द सिस्टम इंट्रोड्यूस, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें क्या बताता है कि आप मैनेज करिए, आपका जो फ्रेश वाटर है, जो आपका पानी पीने लायक है, जिसको आप घरेलू पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करते हो, उसको आप मैनेज करना सीखिए। आप अपने वेस्ट, जो आप वेस्ट करते हो पानी को, उसको रिड्यूस करिए और पानी को प्रोटेक्ट करिए एंड इट्स रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू रिड्यूस एंड टू अवॉइड द स्कार्सिटी, ताकि पानी की जो कमी है इसको हम कम कर पाए और इसको हम अवॉइड कर पाए। तो इस तरीके से हम पानी का इस्तेमाल करें कि आपके जो वेस्ट है वो भी कम हो, आपका जो फ्रेश वाटर है, जो आपका पानी का मीठा अच्छा जो पानी है उसको आप प्रिजर्व कर पाएं, ठीक है। तो ये आपका कंजर्वेशन है। और हाउ इंडिया शुड एड्रेस द इशू ऑफ वाटर कंजर्वेशन, भारत को जल संरक्षण के मुद्दे को कैसे संबोधित करना चाहिए है, ये भी आपको देख लेना है। सबसे फर्स्ट है एनकरेजिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी मैंने बताया, मैंने एक वीडियो सेपरेट प्रोवाइड करी है, यहाँ पर अच्छे से डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में इतनी सारी वीडियो नहीं है कि आपको मिले ना, आपको सारी वीडियोज देखनी है जो भी EVS की प्लेलिस्ट में है, तब जाकर के आप अपने एग्जाम में बैठेंगे। तो एनकरेज करना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो बारिश का पानी है, आप ऐसा सिस्टम कुछ बनाइए कि आपके छतों के ऊपर आप टैंक वगैरह बनाइए जिसमें आपका जो बारिश का पानी है वो कलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपके पाइप के सहारे आप उसको लेकर के आए नीचे और फिर एक फिल्टर वगैरह लगाए और फिल्टर करके आप उस पानी को या तो टैंक में स्टोर करें या फिर आप उसको डायरेक्टली किसी भी वाटर बॉडीज में स्टोर कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपने घर में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए, है ना, बर्तन वगैरह धोने के लिए। तो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग होता है कि आपने बरसात का पानी इस्तेमाल कर लिया अपने पर्पस के लिए। इससे आप क्या करेंगे, इससे आप जो ग्राउंड वाटर है उसका आप कंजर्वेशन कर रहे हैं, उसको आप खराब नहीं करेंगे। आप अपने घरेलू जो दैनिक की जो आपकी नीड है वो आप किससे फुलफिल कर रहे हैं, वो आप अपने रेन वाटर से फुलफिल कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बेस्ट और एक अच्छा यहाँ पर जो है आइडिया है यहाँ पर, जो कि सबको करना चाहिए है। इंडिया के अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव होती है। अब आप हमारे हरियाणा की ही बात कर लीजिए, पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है और इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि छुट्टियां करनी पड़ी है। आपका जो DV का जो एग्जाम है वो भी यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है, साथ ही CET जो PMT आपका होना था उसे भी स्थगित कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि बारिश इतनी हुई है। अगर इस बारिश को हम ऐसे ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अगर हम कंजर्व कर लें तो यहाँ पर हमारा जो पानी हम कितना बचा सकते हैं ना, सोचने वाली बात है। तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इस बारिश के पानी को कंजर्व करना, इसको अपने घरेलू पर्पज़ के लिए यूज़ करना, आप थोड़ा बहुत फिल्टर लगा करके ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये क्या है आपका एक बहुत ही अच्छा एक सरल तरीका है जिसको हमें करना चाहिए, ठीक है। बाय इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इंडिया यहाँ पर कलेक्ट कर सकता है, स्टोर कर सकता है रेन वाटर को फॉर लेटर यूज, मैंने आपको अभी बताया है। और ये कैसे हो सकता है, बिल्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स लाइक रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप अपनी घरों की छतों पे इसको हार्वेस्ट कर सकते हो। परकोलेशन पिट्स यानी कि कुछ गड्ढे टाइप खोद करके भी आप कर सकते हो। एंड रिचार्ज वेल्स, और जितने भी आपके जल संचयन है उनको आप फिल करके आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। तो बहुत सारे इसके अपने तरीके होते हैं जिसको मैंने वीडियोज़ में अच्छे से कवर किया है, उस सेपरेट वीडियो को आपने जरूर देख लेना है। बाकी मेन चीजें मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी है। मेंटेनिंग स्मॉल वाटर बॉडीज, जो भी आपके छोटे जल निकाय है उनका रख रखाव। इंडिया के अंदर वोस्ट नेटवर्क है स्मॉल वाटर बॉडीज, जैसे तालाब का, लेक्स का, ठीक है, झीलों का, और बहुत सारे टैंक्स है जो कि एक वाइटल रोल यहाँ पर प्ले करते हैं ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में और प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन।
इन सभी को अगर हम अच्छे से मेंटेन करके रखें तो यहाँ पर पानी अच्छे से इकट्ठा भी होगा और साथ ही हमारा जो ग्राउंड वाटर है, जो हमारा नीचे वाटर टेबल है, उसको भी हम अच्छे से जो है मेंटेन कर पाएंगे। ठीक है, उसका भी हम एक्स्ट्रा उसको हम दोहन नहीं कर पाएंगे, उसका एक्स्ट्रा इस्तेमाल भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम सारी चीज़ें ऊपर से ही कर लेंगे जो हमारे पास ऑलरेडी रिसोर्सेज अवेलेबल है उनमें से। बट आज के टाइम में हम उनका रख रखाव नहीं कर पाते हैं। जितने भी आपकी वाटर बॉडीज इनका हम अच्छे से रख रखाव नहीं करते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो पानी स्टोर होता है वो भी पॉल्यूट हो जाता है और हमारे काम का नहीं रहता है। तो अगर हम साथ में इसको मेंटेनिंग भी करते रहें वाटर बॉडीज़ की, तो भी हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है ये सारी चीज़ें। फिफ्थ, माइनर इरिगेशन सेंशन मेंशन करता है, जो 5वीं लघु सिंचाई जनगणना है उसके अंदर ये उल्लेख किया गया है कि भारत में कुल 6.42 लाख छोटे जल निकाय है। ठीक है, 6.42 लाख स्मॉल वाटर बॉडीज इंडिया के अंदर है, और लैक ऑफ प्रॉपर मेंटेनेंस, यानी कि इसको प्रॉपर जो है एक रख रखाव नहीं मिलता। इसकी वजह से इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो यहाँ पर कम हो रही है। रख रखाव नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर कीचड़ मिट्टी सब जो है जमा रहती है, इसकी वजह से इनकी कैपेसिटी यहाँ पर डिक्लाइन रहती है। अगर पानी थोड़ा बहुत भी जमा रहता है तो वो खराब हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर क्या है, दिक्कत हो रही है, फिर हम उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। बाय रिस्टोरिंग एंड मेंटेनिंग दी स्मॉल वाटर बॉडीज, अगर हम इनको अच्छे से मेंटेन कर पाएँ, इनको हम फिर से बहाल कर दें, तो फिर हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं और पानी की जो अवेलेबिलिटी है नियर बाई कम्युनिटीज़ में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है। रिमूविंग सिल्टिंग, सिल्टिंग का मतलब है जो भी मिट्टी, जो कीचड़, जो गाद है, आप उसको कह सकते हो, गाद बोल सकते हो, कीचड़ बोल सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं आपकी जो वाटर बॉडीज़ है, जो आपके स्मॉल वाटर बॉडीज़ है, रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स जितने भी हैं, इसके अंदर आपकी क्या है, एक सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है ये कि हम इसके अंदर जो है सिल्टिंग जमा हो जाती है। सेडिमेंटेशन आपने कभी सुना होगा। सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, अगर आपका कोई पानी है, इस मान लीजिए एक बर्तन है और इस बर्तन के अंदर आपने कुछ गंदा पानी डाला जिसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है, तो इस पानी को डाल करके आप थोड़ा सा रेस्ट दो, इस पानी को छोड़ दो, इसे हिलाओ मत। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे कि यहाँ पर ना आपकी सारी मिट्टी जमा हो गई है और यहाँ पर आपका पानी है और ये सारी मिट्टी यहाँ पर जमा हो गई है। तो ये जो मिट्टी यहाँ पर जमा हुई है, इसको क्या बोला जाता है, इसको सेडिमेंटेशन बोला जाता है। कि जितने भी आपकी गाद, मिट्टी, जो कुछ भी है, कंकर वजरे, सब यहाँ पर नीचे इकट्ठा हो गई है और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहा जाता है। तो सेडिमेंटेशन के थ्रू क्या हो जाता है, यहाँ पर मिट्टी और गाद जमा हो जाती है, इसको सिल्टिंग बोला जाता है। हमें करना चाहिए कि टाइम टू टाइम हमें अपने वाटर बॉडी से इसको रिमूव करना चाहिए, ताकि पानी की क्वालिटी भी एनहांस हो और पानी की जो कैपेसिटी है स्टोर करने की वो भी एनहांस हो। ठीक है, ये यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है। हम इस सिल्ट को, डेब्रिस को रिमूव कर सकते हैं ताकि सारी चीज़ें इंप्रूव हो, पानी की क्वालिटी इंप्रूव हो, स्टोरेज कैपेसिटी इंप्रूव हो। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फोर्थ जो तरीका है वो क्या है, एफिशिएंट इरिगेशन मेथड, कुशल सिंचाई विधियां हम यहाँ पर लागू करें। ऐसा इरिगेशन मेथड हम इस्तेमाल करें जिससे पानी जो है कम खपत में आए। एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा एक बड़ा सेक्टर आप कह सकते हो, हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं। करीब 90% जो पानी है हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है वाटर का इंडिया में। इसलिए गवर्नमेंट को कुछ एफिशिएंट इरिगेशन मेथड यहाँ पर लाने चाहिए हैं। ऐसे इरिगेशन मेथड, ऐसी सिंचाई विधियाँ लानी चाहिए जो पानी को कम इस्तेमाल करती हो। जैसे ड्रिप इरिगेशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं उसके ऊपर ऐसे बूंद बूंद करके पानी गिरता रहता है, लिमिटेड अमाउंट में पानी, जितना उनको चाहिए उतना ही गिरता रहता है, बूंद बूंद करके। ठीक है, तो एक आपने और एक दूसरा है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन। ये आपने फव्वारे विधि होती है, जो हम अपने खेतों में आज के टाइम में फव्वारे यूज़ करते हैं ना, वो ये वाली चीज़ें हैं। फव्वारों से भी हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पानी को कम ही इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपने देखा हो ना, पहले ना खुला पानी दिया जाता था खेतों में, कि ऐसे ही पाइप से ना खुला पानी छोड़ दिया खेतों में, ऐसे भरता रहता था, मतलब एक्सट्रीम अमाउंट में भरता रहता था खुला पानी। सभी को पता है खुला पानी क्या होता है ना। लेकिन एक ड्रिप इरिगेशन सबसे बेस्ट होता है और आपका स्प्रिंकलर भी आपका इरिगेशन ठीक होता है। तो ऐसी विधियां हमें इस्तेमाल करनी चाहिए है कि जो पानी की जो वेस्टेज है उसको कम कर सके और साथ ही क्रॉप की जो यील्ड है, क्रॉप यील्ड मतलब जो आप फसल उगा रहे हो उसकी पैदावार में भी वृद्धि हो। भाई एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पानी हर फसल को चाहिए होता है, किसी को ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, किसी को कम नहीं चाहिए होता है। तो ये जो तरीके हैं, ये जो विधियाँ है, वो आपको एक सूटेबल अमाउंट ऑफ वाटर जो है प्रोवाइड करती है आपकी फसल को, और आपकी फसल की पैदावार भी यहाँ पर एनहांस होती है। तो ये चीज़ें भी सरकार को देखनी चाहिए। अडोप्ट वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज, जल कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाएं। गवर्नमेंट को इनक्रेज करना चाहिए अडोप्टेशन ऑफ वाटर एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। ऐसी आपको जल कुशल प्रौद्योगिकियाँ इस्तेमाल करना चाहिए जिसके अंदर आपका लो फ्लो टॉयलेट्स आते हैं, वाटर एफिशिएंट वॉशिंग मशीन्स आती हैं, डिश वॉशर मशीन आती हैं। आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। ये क्या करते हैं, पानी को कम यूज़ करते हैं, एक्स्ट्रा जो पानी का यूज़ है उसको कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं और कम पानी के अंदर ही सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। तो सरकार को ऐसी भी चीज़ें इनक्रेज करने के लिए
यहाँ पर कुछ टेक्निक्स लानी चाहिए। उसके बाद जो आपका आता है अवेयरनेस, ये बहुत ज़रूरी होता है। अवेयरनेस आना, जागरूकता लाना। अगर मेरे अंदर अवेयरनेस ही नहीं है तो मैं चीज़ों को ऐसे लेवल पर करती रहूँगी, मुझे पता ही नहीं रहेगा। अगर मुझे यही नहीं पता कि अगर मैं पानी को एक एक्सट्रीम लेवल पर अगर खर्च कर रही हूँ तो आगे आने वाली जनरेशन को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो अगर मैं इस चीज़ के बारे में अवेयर नहीं हूँ तो फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँगी जैसे मेरा मन करेगा, ठीक है। अगर मैंने गाड़ी धोनी है तो मैं गाड़ी फिर 2-2 घंटे मेरी जो पाइप है वो चलती रहेगी, मोटर जो है चलती रहेगी। तो अवेयरनेस कहीं न कहीं लाना बहुत ज़रूरी है, लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि जो आप पानी ख़त्म कर रहे हो वो पानी बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। हमारे आगे वाली जनरेशन को कुछ नहीं मिलेगा, साथ ही हमारे लिए भी आने वाले साल में कुछ नहीं बचेगा इसमें। तो ऐसे अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके। अब पढ़ेंगे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, कुछ यहाँ पर शुरुआती जो तरीके हैं वो लिए गए हैं, कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं पानी को कंजर्व करने के लेकर के। सरकार की कुछ पहल है यहाँ पर, उन्हीं पहलों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पहल है आपका नेशनल वाटर मिशन। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2008 अंडर द नेशनल एक्शन प्लान। इसे 2008 में लाया गया था, NAPCC के तहत इसको 2008 में लाया गया था, नेशनल वाटर मिशन। अगली वीडियो में इन्हीं से रिलेटेड सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो भी आपका डाटा होता है, जो भी आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो सब अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी एक्ट, नियम, कानून, जो कुछ भी योजनाएं आपके पानी को लेकर के है, वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो नेशनल वाटर मिशन को आपने थोड़ा सा पढ़ लेना है अच्छे से, थोड़ा डीप में कोशिश करना है इसको पढ़ने की। जल शक्ति अभियान, जल शक्ति अभियान को लॉन्च किया गया था 2019 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड इफर्ट बिटवीन सेवरल मिनिस्ट्रीज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू प्रमोट वाटर सिक्योरिटी। इसे क्या किया गया था? जो देश में जो भी जल सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के कई मंत्रालय और राज्य सरकारों के बीच एक कॉमन एक ये प्रयास है कि भाई चीज़ें क्या हो, चीज़ें अच्छे लेवल पर हो, चीज़ों को जो पानी है उसको कहीं ना कहीं कंजर्व किया जाए, उसकी सिक्योरिटी से रिलेटेड इस चीज़ को लॉन्च किया गया था, जल शक्ति अभियान को। उसके बाद थर्ड नंबर पर है हर खेत को पानी। हर खेत को पानी कब लॉन्च किया गया था, कैसे लॉन्च किया गया था? ये है द रिपेयर, रिनोवेशन एंड रिस्टोरेशन, RRR, ट्रिपल R आप इसको मान सकते हो। जो भी आपके वाटर बॉडीज़ के लिए, जितने भी आपके वाटर बॉडीज़ है जिसके अंदर आपके तालाब आ जाते हैं, झरने आ जाते हैं, ठीक है, नदी नाले जो भी है, वो सब आपकी वाटर बॉडीज़ को हम रिपेयर कर सकें। रिपेयर से याद आया, हमारे हरियाणा के अंदर 2022 में जो है अमृत सरोवर योजना आई थी, और इस सरोवर योजना के तहत हमने क्या किया था, जितने भी आपके जोहड़ और तालाब है हरियाणा के अंदर, उनको रिनोवेट करने का काम यहाँ पर किया गया था, तालाबों को और जोहड़ों को, ठीक है। आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं हरियाणा के तो भी आपने देखा होगा। इस योजना के तहत जितने भी आपने अपने गांव में भी देखा होगा, ठीक है, जो आपके गांव के जोहड़ वगैरह है जिसको आप तालाब बोलते हैं, उनको रिनोवेट करने का कार्य इस योजना के तहत किया गया है। तो इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेना। तो ये जितने भी आपकी वाटर बॉडीज, इनको रिपेयर करना, इनकी मरम्मत करना, इनको रिनोवेट करना, इनका नवीनीकरण करना, और रिस्टोरेशन मतलब इनकी बहाली करना कि इसके अंदर पानी जो है प्रॉपर तरीके से हम स्टोर कर सकें। ये एक पार्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, PMKSY का, टू इम्प्रूव एंड रिस्टोर वाटर बॉडीज, ताकि जो भी आपके जल निकाय हैं उनको इम्प्रूव किया जा सके, पानी उसके अंदर जो है रिस्टोर किया जा सके, ठीक है, इसके लिए, ताकि टैंक की जो स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि जो भी आपका मिलजुल कर चीज़ें आ रही है वो आपकी इन वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करने के लेकर के है, क्योंकि जो भी पानी आएगा वो इसके अंदर स्टोर किया जाएगा और वो फर्दर आप इरीगेशन पर्पज़ के लिए आप इसको सप्लाई कर सकते हो। तो हर खेत को पानी आपने थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत। अगर आपने ये चीज़ें पढ़ी हो तो इसको 2015 में लॉन्च किया गया था, और ये फोकस किस पे करता है? 2015 में इसे लॉन्च किया गया था, और ये मिशन शहरों में जलापूर्ति के लिए, सीवेज और सेप्टिक सिस्टम प्रबंधन के लिए, तूफान जल निकासी, हरित स्थान और पार्क, गैर मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में मौलिक शहरी बुनियादी ढांचों के निर्माण पर केंद्रित है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जरूर देख लेना, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन, ठीक है। तो इसको आप अमृत से आप यहाँ पर इसको समझ सकते हो, अमृत के बारे में, इसको भी थोड़ा देख करके जाना। नेक्स्ट है फिर अटल भूजल योजना, ABHY, इसको लॉन्च किया गया था 2019 में फॉर ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। कुछ 7 स्टेट में जो आप भूजल जो प्रबंधन है, जो ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, इसको कहीं ना कहीं ठीक करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए 2019 में से लॉन्च किया गया था। कर्नाटक में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था। किसको मैनेज करने के लिए? ग्राउंड वाटर को मैनेज करने के लिए,
ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका जल जीवन मिशन, जल शक्ति मिशन है 2024 के अंदर। बाई 2024 जितने भी हाउस होल्ड है, जो भी आपका रूरल इंडिया है यानी कि ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक आपको पानी किसके माध्यम से पहुंचाने की यहाँ पर जो है एक तरीके से मिशन रखा गया है, नल कनेक्शन के माध्यम से, कि सभी घरों के अंदर क्या कनेक्शन होगा, टैप कनेक्शन होगा, टैप के थ्रू आपको पानी प्रोवाइड किया जाएगा। और ये मिशन 2024 तक का रखा गया, यानी कि नेक्स्ट ईयर तक का ही रखा गया है। जितने भी ग्रामीण जो घर है इंडिया के अंदर, उनको कैसे पानी प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर आपको प्रोवाइड करेंगे टैप वाटर के थ्रू, ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। नेक्स्ट है आपका, आज के इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दीजिए सभी के साथ ग्रुप्स में, ताकि सभी तक पहुंच जाए। और सब्सक्राइब कर लीजिए टीचिंग गोल्स को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।